सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर MG राय को, जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बिजिएस्ट डॉक्टर्स हैं और वाराणसी में लगभग दिन के 200 पेशेंट्स आप देखते होंगे एंड ही सो रेनाउंड। आई फील प्राउड टू से दिस कि अभी मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी वाराणसी से आते हैं और मोदी जी ने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया था अपने शपथ ग्रहण में, तो आज आपके पास मौका है। इट्स अ फ्री वेबिनार और डॉक्टर साहब का हमको टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने अपने बिजी टाइम में से, क्योंकि अभी तो सब लोग लॉकडाउन है, घर पर है, तो हमने डॉक्टर साहब का थोड़ा सा समय चुरा लिया है और डॉक्टर साहब से हम सीखेंगे आज अगले कुछ मिनटों में कि डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि वो हमें बताएंगे, थोड़ा अवेयर करेंगे कि हम कैसे और हेल्दी रह सकते हैं, और खासकर इस एनवायरनमेंट में जब सब लोग बहुत डरे हुए हैं और चिंतित हैं। डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। थोड़ा सा डर होगा, थोड़ी सी दहशत होगी, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम इस दहशत और डर को कम कर सकें और आपके मन में एक हिम्मत जगा सकें। पर यही है इस मीटिंग का कि आप लोग थोड़ी सी हिम्मत ले सकें और ये उम्मीद दे सकें कि डेफिनेटली क्राइसिस है, कोई भी क्राइसिस लाइफ में है तो सॉल्व आउट हो जाएगी और फिर से वापस उभर के आएंगे। एंड थैंक्स टू विनिंग टीम सिस्टम जिसने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि आपसे हम इंटरेक्ट कर सकें, अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर सकें, कुछ बातें कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख में हेल्थ, डिजीज एंड इम्यूनिटी ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके लिए सारी दुनिया बेताब है, परेशान है, या हेल्थ केयर सिस्टम इसके लिए वरी है कि कैसे लोगों को हम हेल्दी कर सकें, लोगों को डिजीज से दूर कर सकें। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको वर्कअप करने के लिए, इसको देखने के लिए हम देखें इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। हेल्थ केयर एक जो मेजर प्रॉब्लम से, चैलेंज से जूझ रहा है वो है एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं? एक एस्पेक्ट है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत फोकस किया जा रहा है। प्रिवेंटिव का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर कोई व्याधि या बीमारी आई ना पाए, इंटर ही ना कर पाए। हम कुछ ऐसे मीजर करें, ऐसे तरीके अपनाएं, चाहे वो खाने के तरीके हो, चाहे सोने के तरीके हो, चाहे खास न्यूट्रिशन लेने का तरीका हो, कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे डिजीज हमारे शरीर में ग्रो ना कर पाए, आई ना पाए। दूसरा पार्ट होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब ये वाली बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ गई, अब आने के बाद उसका इलाज करना है, दवा देनी है, और ये करके हम उसको सिर्फ कंटेन कर सकते हैं। चैलेंज ये है कि जो हमारा शरीर है, अगर हम उसको शरीर को देखें, जो उसकी बनावट है वो किस तरीके से होती है। जो इकाई होती है हमारे शरीर को सेल कहते हैं। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी सेल हेल्दी है कि नहीं, बेसिक यूनिट हेल्दी है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। और सेल को हेल्दी रखने के लिए चाहिए वो ये कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? हमको हेल्दी बॉडी रखने के लिए, सेल को हेल्दी रखना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें एक पोर्शन में चाहिए। लेकिन जो आज चैलेंज है, जो मेजर चैलेंज है, जो डिजीज को डेवलप कर रहा है, वो दो फैक्टर से कर रहा है। एक एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर यानी जो हमारे शरीर पे बाहर से अटैक करते हैं, और इंटरनल फैक्टर जो हमारे सेल्स को बेसिक चाहिए वो नहीं मिल पाता है न्यूट्रिशन के तौर पे। अगर हम देखें तो हमारे सेल को जो चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन जो हमने बताया इस सारे कंपोनेंट में, अगर हम देखें बीमारी के डेवलप होने के क्या कारण होते हैं, तो फूड से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम खाना खाते हैं। प्रैक्टिकली जो हम खाना खाते हैं, जब उस खाने का बीज जमीन में बोया जाता है, और बीज बोने के बाद से खाना जब हमारी थाली में आता है, इस दौरान इसमें इतने अल्टरेशन हो जाते हैं कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और उसके साथ साथ बहुत से खराब कंपोनेंट, बहुत सी खराब चीजें, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी बीमारियों का कारण बनती है, वो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड फूड हैबिट्स, जो हम जीवन जी रहे हैं जिस तरीके का, उसमें जो हम खाना खाते हैं, खाने का तरीका और खाने की क्वालिटी,
आज देखिए जंक फूड पे सब फोकस है। बच्चे क्या है, बच्चों को पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, आउट का खाना चाहिए, घर से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे ड्रिंक्स पीते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो खाना है जिसको लोग फूड हैबिट्स कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर न सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी करते हैं, बल्कि हमारे शरीर में बैड क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री रेडिकल प्रोवाइड करते हैं। और आज की तारीख में ये फ्री रेडिकल इंजरी ही हमारी मेडिकल साइंस में लाइफ स्टाइल डिजीज का सोर्स है, ये कारण है, बहुत सारे रिसर्च में प्रूव हुआ। दूसरा पार्ट है स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। यस, मेंटल स्ट्रेस आज की सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इनफैक्ट हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारे साथ, उन्होंने ग्रेजुएशन किया और पीजी उन्होंने साइकेट्री में की, उसके बाद फॉरेन में सेटल हो गए। तो यार वहां पे तो सबसे बड़ा स्कोप साइकेट्री का ही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेंटली स्टेड है, परेशान है किसी न किसी चीज को लेके। और ये स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप में बहुत ही मैसिव फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल इंजरी फिर से हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनती है। देखिए विदेशों में सुसाइड्स कितने हो रहे हैं, लोनलीनेस कितनी है, लोग परेशान है, कभी जॉब से परेशान है, कभी किसी चीज से परेशान है। और ये स्ट्रेस एक सोसाइटी में जैसे डेवलप हो रही है। देखिए जब सोसाइटी डेवलप नहीं थी, जब अंडर डेवलप थे, लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती तो उसमें स्ट्रेस भी कम होता था। आराम से आदमी पानी पीता था, खाना खाता था, रात को 7 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाता था। स्ट्रेस बहुत कम था। यानी स्ट्रेस एक हमारे कह सकते हैं नेसेसरी एविल हो गया हमारे डेवलपमेंट का, विकास का। इसको कैसे कॉम्बैट करना ये भी समझने की बात है। यस, एक्सरसाइज। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है बड़ा सीडेंट्री हो गया। सीडेंट्री का मतलब लोग एक जगह बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं। और इसमें हम लोग एक डिजीज डेवलप होती है, लोग व्हाइट कॉलर डिजीज। व्हाइट कॉलर मतलब वो लोग व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, काम बैठे बैठे करते हैं, सीडेंट्री हैबिट्स है, उनको ऐसी बीमारियां डेवलप होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। यस, फूड का सोर्स। फूड का सोर्स जो हम खाना खाते हैं उसका सोर्स क्या है? ये माना जाता है जो सोर्स, जो बीज हम जमीन पे बो रहे हैं, वो सॉइल, उसकी फर्टिलिटी पहले से बहुत कम हो गई है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी को रीजनरेट करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन हैं, एयर, वाटर एंड फूड। फूड में एडल्ट्रेशन है, जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। एक सर्वे बता रहा है कि हमारे फूड में इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा करीब 20 साल के कंपैरिजन में इट हैज इंक्रीज बाय 100 टाइम्स। हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का परसेंटेज 100 गुना बढ़ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये हमारे शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और इसी कारण से कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी बीमारियां इससे डेवलप होती हैं। देख रहे हैं एयर पोल्यूशन। आज देखिए लॉकडाउन है तो बता रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो गया। सोचिए लॉकडाउन हो गया, मूवमेंट कम हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो गया। और जब लोग मूव करते हैं तो एयर पोल्यूशन में सिकनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पानी का सोर्स देखिए, वाटर। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर गंगा जी को 3 गंगा के लिए प्रोजेक्ट चलाया है, नमामि गंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गंगा पानी इतना प्रदूषित हो गया था, इसके कारण से जो उस पर नहाते थे उनको बीमारियां होती थी, जो जहां जाता था उनको बीमारियां हो जाती थी। यानी फूड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ये जो इनफैक्ट हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, सोसाइटी के कंट्रोल में है, ये बीमारियों का कारण बन रहे हैं। दूसरा चीज ये जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए जो पौधा है, लगा है, उसे पेड़ से हमने जो फल निकाला है, बीज लिया, और फल उतारने के बाद, तोड़ने के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, कुकिंग करते हैं। और इन सारे प्रोसेस में फूड की बहुत ही 50% की न्यूट्रिशन वैल्यू करीब लॉस हो जाती है। यानी हम एक बहुत ही चमकता हुआ टमाटर ले रहे हैं, सेब खा रहे हैं, वो स्टोर हाउस, कोल्ड स्टोरेज से लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिकली इसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू वो नहीं है जो हमने पेड़ से तोड़ के खाया था। यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुकी है। इसलिए आजकल लोग फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को सस्टेन कर सके, उसमें किसी भी किस्म के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल प्रोडक्ट की एंट्री को रोक सके। फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
जो हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को न सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बल्कि उसमें हार्मफुल फ्री रेडिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारी बीमारी का बहुत ही बड़ा कारण बन के आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें हमारे देश में बीमारियों का क्या स्टेटस है, तो डायबिटीज आज की तारीख में बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है, और इंडिया को आज डायबिटीज का कैपिटल कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। Arthritis, 40 million people in India, they are affected by arthritis. Heart diseases, आज हमारी कंट्री कैपिटल हो गई हार्ट डिजीज के लिए। पूरी दुनिया के 60% कार्डियक पेशेंट हमारे देश में हो गए हैं। कैंसर, यस, कैंसर सोर्स भी वही फ्री रेडिकल इंजरी है। फ्री रेडिकल इंजरी से कैंसर की शुरुआत होती है। ओबेसिटी, ये माना जा रहा है कि आज की तारीख में 30% इंडियंस आर ओबेस, तो अपनी सेडेंटरी हैबिट्स के लिए व्हाइट कॉलर काम करते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है। और ओबेसिटी अपने आप में बीमारियों का एक ट्रायंगल क्रिएट करती है। हमारी मेडिकल की भाषा में कहते हैं बीमारी को सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज का ट्रायंगल होता है। जो भी ओबेस होता है उनको आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बीमारियां विकसित हो रही हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। चैलेंज क्या है, ये हमारे समझने की बात है। चैलेंज ये है कि जब ये बीमारी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, तो किसी की सांस फूल रही है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, अब तक वो बीमारी हमारे ऑर्गन, बॉडी या सिस्टम को इन्वॉल्व कर चुकी होती है। इसका मतलब ये हुआ हम प्रिवेंटिव स्टेज के काफी ऊपर निकल चुके होते हैं। अब यहाँ पे उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते और वापस अपनी जगह पे नहीं ला सकते। अब हमको इसी के साथ जीना होता है। ट्रीटमेंट सिर्फ ये हेल्प कर सकता है कि बीमारी को सिर्फ रोक दे या उसको आगे बढ़ने न दे, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी कि इरिवर्सिबल स्टेज पे आ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? एक पार्ट तुमने बात की क्यूरेटिव, दूसरा पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव। सोल्यूशन ये है हम अपने हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी सेल पे फोकस करें। अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हिसाब से देखें, अगर हम अपने सेल का ध्यान रखें, दो ऐसे फैक्टर्स जो सेल को डिजीज कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे बात की पोल्यूशन की और बाकी सारी चीजों की, इसको कुछ हद तक रोका जा सके, और जो सेल को हेल्दी फूड चाहिए न्यूट्रिशन के रूप में, जो उसको नहीं मिल पा रहा, तो न्यूट्रिशन गैप हो रहा है, उसको हम अगर फुलफिल कर सकें, न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल कर सकें इस तरीके से, आइए देखें हमारे शरीर की जरूरत क्या है, किस तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में विटामिन एंड मिनरल चाहिए। ये हमारे सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये बताया जाता है कि सर्वे बताते हैं कि हमारे शरीर की जो जरूरत होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमको प्रोटीन चाहिए। अब कुछ लोग नॉनवेज है, कुछ लोग वेज हैं, वो जितना भी प्रोटीन खाएं नॉनवेज के रूप में, वेज के रूप में, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल मेजर्स, वो लोग या हम सब लोग 80% लोग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल लेते हैं, वेज लेते हैं, उनमें प्रोटीन कमी होती है, नॉनवेज वालों में कमी होती है। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमको बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसको नहीं लेते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी ऐसी बनी रहती है, तो आगे चल के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और इसके चलते बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है फैट। जब फैट की बात, तो लोगों के अंदर डर, अरे फैट नहीं, इट इज वी शुड नॉट टेक द फैट, ऐसी बात नहीं। फैट, गुड फैट, बैड फैट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोर्शन। से हमारे शरीर को 2 किस्म के ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरत होती है, 3 और 6। इसका रेशियो नॉर्मली 1:6 होना चाहिए, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये रेशियो बिल्कुल अल्टर्ड हो जाता है। 1/6 न होके, 1/6 न होके 1/50 to 100 हो जाता है। यानी ओमेगा 6 की मात्रा हमारे खाने में बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है, प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे हमारी हार्ट को, वेसल्स को, आर्टरीज को, वेन्स को बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लग चांसेस होते हैं। ऐसा होता है, क्या होता है उसमें
एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि जंग लगना। देखिए नल में जंग लग जाती है तो नल ब्लॉक हो जाता है। इसी तरीके से अगर आर्टरीज में जंग लग जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो जाता है, तो आर्टरीज आदि ब्लॉक हो जाती है, जिससे हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, सिर्फ इस बैलेंस के डिस्टर्ब हो जाने के चलते। अब ऐसे में हमें क्या करना है? हमें करना ये है, हमारी कोशिश ये रहेगी वो फूड जो कि ओमेगा 6 की मात्रा में ज्यादा है उसे कम करें, और ओमेगा 3 को बढ़ाने के लिए हम सप्लीमेंट ले सकते हैं जो हमारे पास है। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं। जो आज का सीन चल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, हमारे शरीर में बीमारी होती है वो डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड दो फैक्टर्स पे करती है। वो हमारी होती है बॉडी इम्यूनिटी, और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम, यानी जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में गया उसकी सीवियरिटी कितनी थी, और दूसरा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी थी। इन दोनों पे डिपेंड करता है डिजीज सीवियर हमारी बॉडी के अंदर होगी। फ्रेंड्स, जो आजकल का सीन चल रहा है सब लोग इसके बारे में जानते हैं। कोरोना एक वायरस है, और ये एक वैश्विक महामारी के रूप में न सिर्फ हमारे देश में पूरी दुनिया को डरा रहा है। बहुत सारे मीजर्स, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं, और हमें लगता है वो सब बातें करके आपको बोर नहीं करेंगे। एक अलग एस्पेक्ट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था। उन्हें कहा कि हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, कि पूरी दुनिया के 60 से 70% लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। जब ये आंकड़ा सुनते हैं तो मन में दहशत सी हो जाती है, डर सा लगता है कि यार इतने सारे लोग से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हमें क्या करना है? हमारा रोल क्या है? हम कैसे कंटेन करें इसको? दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया, जो इम्यूनिटी के ऊपर, और दूसरी जो बात की जा रही है अपने आप को कंटेन करने की, आइसोलेट करने की। क्या रोल है इसका, हमें समझना। जैसे आप लोग वैक्सीन के बारे में जानते होंगे। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन का रोल ये होता है, वैक्सीन का काम ये होता है, जब हमारे शरीर को किसी वायरस बैक्टीरिया से बचाव करना होता है तो उसी की बहुत ही लो डोज की मात्रा में उसको हमारे शरीर में, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से, चाहे ओरल के माध्यम से, चाहे स्किन के माध्यम से दे दिया जाता है। और जो वैक्सीन हमारे शरीर में इंटर करती है, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं हमारा शरीर उससे सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि अब वो एंटीबॉडीज हमेशा के लिए बन जाती हैं। जब जब वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो एंटीबॉडीज को भगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आइसोलेशन का यहाँ पे पर्पज ये हुआ कि हम अपने आप को कॉन्टेक्ट से दूर रखें। तो क्या होगा? कह सकते हैं यार 60 से 70% की पॉपुलेशन में इन्फेक्ट करी जाएगी, तो इन मीजर्स का मतलब क्या है? क्या जरूरत है इसे करने की? नहीं, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम अपने आप को बचा के रख सकें, खासकर से उन लोगों को जो हमारे घर में एल्डरली हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, हमारी कोशिश है उनको बिल्कुल आइसोलेट करें। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर कहा है कि आपके घर में ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, आप उनसे गले मत मिलिए, उनके पाँव मत छूइए, उनसे बार बार मिलिए मत, उनको एक कमरे में आइसोलेट करिए, सिर्फ उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, और ज्यादा इंटरेक्ट भी मत करिए। उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की जरूरत है। दूसरा, हम लोगों को भी आइसोलेशन की जरूरत है, जिससे क्या होगा, ये वायरस या तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा, या पहुंचेगा भी तो इतनी छोटी मात्रा में पहुंचेगा, यानी इसका इनोकुलम बहुत हल्का होगा, जिसके चलते हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी। तब एंटीबॉडीज बना लेगी, हमारी बॉडी इससे रजिस्ट करेगी फ्यूचर के लिए, और प्रेजेंट आने वाले समय के लिए उससे सिक्योर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल काम कर रहा है बहुत दिनों से। अभी लोग देख सकते कि 2 से 3 साल पहले स्वाइन फ्लू का बहुत आउटब्रेक था। स्वाइन फ्लू सब लोग जानते होंगे, वो भी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, बहुत लोगों से डेथ भी हो रही थी। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे इसका प्रकोप कम हुआ। इसलिए कम हुआ कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, और इसकी दवाएं भी अवेलेबल हो गई। अभी करीब करीब 10 से 12 दिन पहले की बात है, हमारे एक फ्रेंड थे, और उनको बहुत खांसी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, बॉडी हो गया, वो परेशान हो गए। लखनऊ से लौट के आए थे, फिर वो बीएचयू में गए कि हमारा कोरोना टेस्ट करा दो कि कोरोना तो नहीं हो गया।
तो WHO कि नहीं ऐसे कोई आपको ऐसे सिम्टम नहीं लग रहे, आपकी फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हमसे बातें हमारे पास आए, हमने कहा यार तुमको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो पहले ये फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, आपका स्वाइन फ्लू टेस्ट करा लेते। उनका स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो हमने उनको टैमीफ्लू टैबलेट दी और पूरी फैमिली को दवा दी और बिल्कुल ठीक हुआ 5 से 6 दिन में। यानी वो वायरस जो बहुत खतरनाक था अब वो कंट्रोल में आ गया। फ्रेंड्स, हमें इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कंटेजियस तो बहुत है, कंटेजियस बहुत है, लेकिन इसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा नहीं है। 3 से 4% की मॉर्टेलिटी है, 3 to 4% ऑफ मॉर्टेलिटी। आज देखिए पूरी दुनिया में करीब 3.5 लोग इससे अफेक्टेड हो गए हैं, लेकिन मौत करीब 15,000 लोगों की हुई है। इटली में मैंने उन लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है जो कि एल्डरली है, जिनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है, दूसरी कोई बीमारी है, उनको जो वायरस इन्फेक्ट कर जा रहा है, तो वो लोग इससे उबर नहीं पा रहे और आने वाले समय में ऐसे होने की संभावना होती है। यानी कि हम जो हेल्दी ग्रुप के लोग हैं उसमें वायरस आएगा भी, मोस्ट ऑफ द पर्सन उससे उबर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया लोग बाहर घूमते रहे। हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस माननी है, WHO गाइडलाइंस माननी है, आइसोलेट करना है। पर्पस बड़ा सिंपल सा है, हम को अपने से दूर रखें और अगर इनकेस आ भी गया तो हल्का आए जिसके कारण हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप कर ले, एंटीबॉडीज बना लें, जिससे हम इसके अगेंस्ट में इम्यून डेवलप कर लें, अपने आप को रजिस्ट कर लें, हमको फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे वायरसेस थे, जैसे आपने सुना होगा इबोला का नाम सुना होगा और निपा का नाम सुना होगा, जीका का नाम सुना होगा। इबोला जो ईस्ट अफ्रीका में आया था और उसे बताया था कि मॉर्टेलिटी उसकी 90 to 100% थी। यानी अगर 100 लोग को हुआ तो करीब करीब 95% लोग ऐसे होंगे जो बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत हाईली कंटेजियस नहीं था। फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक में इस वायरस से हमको बहुत घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हमको आइसोलेट तो करना है और दूसरा एक अलग पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी क्या होती है और ये इम्यूनिटी का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, हम आज कुछ करें, सोए और सुबह उठे तो भैया हम बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरमैन बन के निकल जाएंगे। नहीं, इम्यूनिटी हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल स्ट्रेस और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दूसरे कंट्राडिक्टरी हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताया जाता है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं। एक किताब आई, आप उसको पढ़िएगा, आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। उससे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया है, स्ट्रेस पे रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है। थैंक्स टू विनिंग टीम सिस्टम, इसके लिए हम चाहते हैं भाई साहब और सौरभ जी का बहुत ही बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम हमको पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट के साथ और एजुकेशन के साथ। अगर हम विनिंग टीम के विद्यार्थी हैं, इसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, जो हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देगा, हमारी फाइटिंग की क्षमता को बढ़ा देगा, न मेंटली बल्कि फिजिकली। दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर स्लीप, अच्छी तरीके से सोना। थर्ड पार्ट होता है एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज। और उसके बाद होता है इम्यूनिटी बूस्टर, कैसे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, क्या खाना खाएं। और हम बहुत ही थैंकफुल हैं वेस्टीज के, जिसने हमको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बहुत ही अच्छी श्रृंखला प्रोवाइड की। देखें स्क्रीन पे 4 प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के लिए। एक है कोलेस्ट्रम, आंवला, कुरकुमिन एंड सी ब्रोथॉन, आंवला विटामिन सी। अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 साल पहले से यहाँ पे बनारस में क्या पूरे इंडिया में डेंगू का बहुत आउटबर्स्ट होता है, और हमने डेंगू में और सिंपल वायरल फ्लू में हमने मैसिव यूज किया आंवला कोलेस्ट्रम का, मैसिव यूज किया। इसका डॉक्यूमेंटेशन रिकमेंडेशन है, अगर आप हैवी डोजेज ऑफ विटामिन सी देते हैं तो वायरल इन्फेक्शन में वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मिनिमम 1500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, यानी आंवला की गोली 3 बार, 2-2 गोली सुबह शाम अगर हम दें तो हमारी बॉडी को ये
इम्यूनिटी के तरफ लेके जाएगा, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। सेकंड पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। देखिए टीवी में भी एक ऐड आ रहा था, अक्सर आता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि नवजात बच्चा पैदा हुआ है, उसका पिता उसको गोद में लेता है, उसकी माँ के पास लेके जाता है ताकि उसका दूध पिलाए। बताया जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जो पहला दूध माँ का होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो बच्चे की बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल ने बहुत यूज किया है, खासकर से डेंगू में 2 गोली सुबह शाम। फ्रेंड्स, ये भी हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। थर्ड हो गया सी ब्लॉकथॉर्न। इसके बारे में क्या कहना, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बहुत ही डिटेल बताया। पौधा जहां पे उगता है, जिस कंडीशंस में उगता है, वो अपने आप पे इसकी मजबूती को इंडिकेट करता है। ये बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होते हैं। एक गोली सुबह शाम लें तो ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। कुकुमिन हल्दी, ये तो हम बचपन से सुनते आए, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डरली सब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये 4 बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में प्रोटीन हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें लोग करेला ले सकते हैं और फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, सिनेरियो में एक कुछ अच्छी खबर भी आ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई सब लोग परेशान है कि यार कोरोना है, वायरल है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वाकई कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही रिसर्चें चल रही हैं। अगर हम किसी बीमारी के बारे में बात करें तो 4 एस्पेक्ट होते हैं: प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोफाइलैक्सिस एंड वैक्सीनेशन। डेफिनेटली क्यूरेटिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंटिव हम अपने आप को आइसोलेशन से बचा सकते हैं। एक होता है वैक्सीनेशन, वो उसकी रिसर्चें चल रही हैं। और चौथा होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये होता है, जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में है, सोर्स के कांटेक्ट में है, उसके होने के चांसेस अगर हैं, तो वो दवाइयों को लो डोज में ले, रिकमेंडेड मेडिसिन को। और बहुत ही अच्छी बात है, अभी 2 दिन पहले ICMR ने दवाओं को रिकमेंड किया है। क्लोरोक्विन, एंटीमलेरिया में बहुत सारी रिसर्चें चल रही थी, बात हो रही थी। HCQS जो उसका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसका कंपाउंड है क्लोरोक्विन का, इससे बहुत रिसर्चें चल रही थी। जो इसकी स्टडी हुई थी करीब 4 साल पहले, एक और वायरल इन्फेक्शन आया था जो चाइना से स्टार्ट हुआ था, वहां से पूरे यूरोप में गया था, उसको सार्स कहते हैं, सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज। उसमें भी बहुत सारी मौतें हुई थी, वो कन्फाइंड हो गया था। जब उस पर रिसर्च की गई तो देखा गया कि जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, बहुत ही इफेक्टिव हुई। ये माना जा रहा है कोरोना वायरस पे उसी फैमिली का वायरस है, उसी परिवार का वायरस है, और जो प्रिज्यूम किया जा रहा है ये मेडिसिन उसमें भी हेल्पफुल होंगी, क्यूरेटिव नहीं। अभी हमने जयपुर की न्यूज देखी थी, वहां पे 3 पेशेंट एडमिट थे, उनको क्लोरोक्विन और प्लस एंटीवायरल जो HIV में इस्तेमाल होता है वो दिया गया था, और पेशेंट ठीक भी हुए। अभी ये इट इज ए मैटर ऑफ स्टडी, रिसर्च की बात है, ये क्या होता है। लेकिन ICMR ने रिकमेंड ये किया है, CQS हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के जो डोज हमने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, फर्स्ट डे में 400 मिलीग्राम सुबह शाम लें, और हर हफ्ते एक गोली लें, तो हम अपने आप को प्रोफाइलैक्टिकली, सबके लिए नहीं रिकमेंडेड है, लोगों के लिए। भाई जैसे बारिश हो रही है, हमको निकलना है तो छाता ला के निकलें, यानी हमको लग रहा है एक्सपोजर हो रहा है, जो हेल्थ वर्कर से एक्सपोज हैं वो इसको ले सकते हैं। अच्छाई क्या है, बहुत सस्ती है, अवेलेबल है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है गैस्ट्राइटिस का, हमने तो इसको बहुत यूज किया है, खासकर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में सालों सालों इस्तेमाल किया, कोई बहुत दिक्कत किसी को नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये ICMR की गाइडलाइन है, यूज कर सकते हैं। ऑफिशियली अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, बट इट कैन बी यूज। ये एक बहुत ही अच्छी आशा किरण आई हमारे सामने। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें सोचना बहुत जरूरी है। हम कैसे रहें, हम कैसे सोचें, हम क्या खाएं, क्या न खाएं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से हम थैंक्स करना चाहेंगे विनिंग टीम का, सर्वज्ञ जी का, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, हमको मौका दिया कि आपसे हम इंटरेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, आइसोलेशन के संदर्भ में। तूफान के हालात हैं, ना किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुजारिश, अपने शजर में रहो, ईद के चांद हो अपने घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है, उनकी नजर में रहो।
माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तकाजा है अपने ही शहर में रहो। तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, थोड़े दिन की ही बात तो है यार, मैं अपने घर में रहो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपकी, बहुत सीखने को मिला, बहुत नॉलेज मिली। आई एम श्योर जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं इस समय, उन्होंने काफी कुछ नॉलेज गेन की होगी आपकी इस प्रेजेंटेशन से। और फ्यूचर में भी, अभी चूंकि हमें पता है कि लॉकडाउन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, स्थिति को देखते हुए 31 मार्च तक चलने वाला है, आपकी जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, कुछ अगर डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ जरूर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी शेट्टी जुड़ी हुई हैं कर्नाटका से, और मैं चाहूंगा